बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने एंड पे स्टार्ट किया था केमिकल मेथड ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट। इससे पहले हमने फिज़िकल मेथड देखे थे और अब हम जो है केमिकल मेथड्स देख रहे हैं कि किस तरह हम केमिकल मेथड से वेस्ट को ट्रीट कर सकते हैं, उसको रिसाइकल होने के काबिल बना सकते हैं या उसकी प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि केमिकल मेथड अप्लाई करने के लिए पहले हमें जो वेस्ट है और इसके अंदर जो मटेरियल्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो उसी बेस पे फिर हम उसके ऊपर जो मेथड अप्लाई करना है वो करते हैं। तो हमने सबसे पहले मेथड देखा था एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन के। वेस्ट अगर एसिडिक है तो उसे बेस के साथ ट्रीट कर देते हैं और बेस है तो उसको एसिड के साथ ट्रीट कर देते हैं। और मोस्टली हम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं यूज़ करते हैं, बल्कि हम लोग वीक एसिड एंड वीक बेस जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं कि ताकि हमारे पास जो इन दी एंड प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा बेसिक या बहुत ज़्यादा एसिडिक ना हो जाए और ट्रीटमेंट के साथ साथ उसके अपने नुकसान ना हों। ठीक है, तो आज जो हम मेथड स्टार्ट कर रहे हैं वो है केमिकल प्रेसिपिटेशन की। किसी भी डिफरेंट सब्सटेंस के साथ जो है मेटल्स को या अदर मटेरियल की हम प्रेसिपिटेशन करवा दें। ठीक है, तो ये सेकंड मेथड है हमारे पास कि हम केमिकली किसी भी सब्सटेंस की प्रेसिपिटेशन करवा दें, चाहे उसको बेस के साथ चाहे उसको एसिड के साथ ट्रीट करें या किसी सल्फाइड्स वगैरह के साथ ट्रीट करें तो वो उसकी प्रेसिपिटेशन काज कर दे। ठीक है, द केमिकल प्रेसिपिटेशन इज यूज्ड इन हैजर्डस वेस्ट ट्रीटमेंट primarily for the removal of heavy metal ions from wastewater as shown below for the chemical precipitation of the cadmium। ठीक है, कि ये हम लोग वेस्ट की ट्रीटमेंट के लिए हम कर रहे हैं कि हजार्डस वेस्ट को हम जो है उसके अंदर से मेटल्स को रिमूव करने के लिए, जो हैवी मेटल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए इस तरह के प्रोसेस कर रहे हैं कि केमिकल प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सॉल्यूशंस के अंदर कैडमियम आयंस हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है या उसके अंदर से देखें ये आयनिक फॉर्म में है कि H पॉजिटिव दिया हुआ है, मीन एसिडिक थोड़ी सी कंडीशन होगी। तो क्या होगा कि सल्फाइड आयंस जो हैं वो कैडमियम के साथ मिलकर कैडमियम सल्फाइड बना देंगे जो कि सॉलिड फॉर्म में है, मीन इसके प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आ जाएगा, मीन कि थोड़ी एसिडिक कंडीशन होगी हमारे पास। लेकिन क्या था, जो कैडमियम पहले एक्वस फॉर्म में थी वो क्या है, प्रेसिपिटेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो वहाँ से हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम डिफरेंट मेटल्स की प्रेसिपिटेशन करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे क्या है कि अगर हाइड्रोक्साइड वगैरह ऐड कर दें तो वहाँ से भी मेटल्स की जो है वो प्रेसिपिटेशन हो सकती है। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मीन्स ऑफ प्रेसिपिटेटिंग मेटल आयन इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कि उसके मेटल के हाइड्रोक्साइड बना दिए जाएं तो वहाँ पे इसको रिमूव किया जा सकता है, उसके प्रेसिपिटेट्स बन सकते हैं। सच एज द क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम आयंस है हमारे पास और बेसिक इन्वायरमेंट होगा हमारे पास तो क्या है, हम ये क्या बन जाएगा, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। द सोर्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज अ बेस। ठीक है, कि अगर हम बेस ऐड कर दें, जो अल्कली होती है उसको ऐड कर दें, तो हमने पीछे भी कहा था कि हम बेस के लिए मोस्टली क्या यूज़ करते हैं कि लाइम यूज़ करते हैं जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, या फिर अगर स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करनी है तो वो क्या होगी हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो सोडियम कार्बोनेट हो जाएंगे हमारे पास। कि डिफरेंट तरह की हम लोग बेस यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ कर सकते हैं या वीक बेस या मॉडरेट बेस जो है वो उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। Most metal ions tend to produce basic salt precipitates such as basic copper sulfate। कि हमारे पास जो मेटल आयंस है वो क्या बनाते हैं, बेसिक साल्ट बना देते हैं। क्योंकि अगर ये कॉपर की एग्जांपल देखें कि कॉपर सल्फेट के साथ साथ कॉपर हाइड्रोक्साइड भी है कि तो ये बेसिक हमारे पास आ जाएगा कि बेसिक नेचर होगी विच इज़ फॉर्म एज अ सॉलिड व्हेन हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग कॉपर एंड सल्फेट आयन। के एक सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या है, कॉपर भी है और सल्फेट भी है और हम उसके ऊपर बेस ऐड कर रहे हैं तो क्या है, वहाँ पे कॉपर सल्फेट के साथ कॉपर हाइड्रोक्साइड भी बन जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सल्फेट्स बन जाते हैं इस तरह। द सॉल्युबिलिटी ऑफ मेनी हैवी मेटल आयंस मेटल हाइड्रोक्साइड reach a minimum value, often a pH in the range of 9 to 11, then increase in with the increased pH value due to the formation of soluble hydroxo complexes as illustrated by the following equation। हमारे पास क्या है कि अगर हम इनकी पीएच चेंज कर दें
तो वहाँ पे क्या है कि सोलेबिलिटी जो है वो चेंज हो जाएगी हमारे पास, कि मिनिमम सोलेबिलिटी आ जाती है कि इस रेंज में कि 9 से 11 रेंज के अंदर, कि मीन बहुत ज़्यादा हमारे पास बेसिक आ जाते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मल बेसिक है तो फिर तो ये मिनिमम सोलेबल है, लेकिन अगर हमारे पास क्या है इससे भी ज़्यादा हम हाई पीएच कर देंगे, मीन बहुत ज़्यादा बेसिक स्ट्रॉन्ग बेसिक आ जाएगी, तो वहाँ पे क्या है कि कम्प्लेक्सेस बन सकते हैं जिनको हम हाइड्रोक्सो कम्प्लेक्सेस कर सकते हैं, और तो उनकी सोलेबिलिटी में चेंज आ सकता है। कि अगर हमारे पास क्या एग्जांपल दी जा रही है कि जिंक हाइड्रोक्साइड है, मीन पहले ही बेसिक था, तो सॉल्ट फॉर्म में ये प्रेसिपिटेट है और उसके ऊपर और ज़्यादा बेसिक इन्वायरमेंट दे रहे हैं, तो क्या ये जिंक हाइड्रोक्साइड जो है हाइड्रोक्सो ऑक्साइड बन गया, कि यहाँ पे 4 टाइम जो है उसके साथ OH ग्रुप लग गया, मीन के बहुत ज़्यादा बेसिक इन्वायरमेंट है यहाँ पे, तो वहाँ पे भी इसकी सोलेबिलिटी वगैरह चेंज हो सकती है। और ये देखिए पहले सॉलिड में था तो ये एक्वस में गेन कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। ये सारा चीज़ डिपेंड कर रही है कि किस पीएच, कौन सी पीएच है और कौन सी हम बेस यूज़ कर रहे हैं, हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ कर रहे हैं कि हम जो है वीक बेस यूज़ कर रहे हैं। The chemical precipitation method that is used mostly in precipitation of metals as hydroxide and the basic salt with the lime, कि हम कौन सा यूज़ कर रहे होते हैं कि मेटल की अगर हमने प्रेसिपिटेशन करनी है तो मेटल के हाइड्रोक्साइड बना रहे होंगे और साथ साथ हम जो है और साल्ट जो यूज़ कर रहे हैं वो लाइम यूज़ कर रहे होते हैं। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज टू प्रेसिपिटेट हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कि वो हम यूज़ कर सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट्स वगैरह को भी यूज़ किए जा सकते हैं, तो ये क्या बन जाएंगे हमारे पास जो है आयरन हाइड्रोक्साइड आ सकते हैं, उसके साथ वाटर क्रिस्टलाइजेशन का वाटर भी आ सकता है, या फिर कैडमियम कार्बोनेट्स बन सकते हैं अगर हम कार्बोनेट को यूज़ करें, और बेसिक कार्बोनेट साल्ट भी बन सकते हैं कि लेड कार्बोनेट भी होगा और साथ जो है लेड हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। द कार्बोनेट एनाइन प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड बाय विच ऑफ इट्स हाइड्रोलिसिस रिएक्शन विद दी वाटर, की हाइड्रोलिसिस जब होती है कार्बोनेट की तो हमें पता है ये बाई कार्बोनेट बनाता है, और फिर अगेन हमारे पास क्या आ जाता है कि बेसिक इन्वायरमेंट आ जाती है, OH प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि हम मोस्टली क्या यूज़ कर रहे होते हैं कि हाइड्रोक्साइड यूज़ कर रहे होते हैं, ये जिसके लिए हम जो साल्ट है वो लाइम होता है, अगर इसके अलावा हमको यूज़ करें तो कार्बोनेट्स यूज़ करें तो वहाँ पे भी हमारे पास बेसिक इन्वायरमेंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, और मेटल्स को हम रिमूव कर सकते हैं वहाँ से, उसके प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। Carbonate alone does not give as high a pH as do alkali metal hydroxide। हमें पता है कार्बोनेट जो है वो माइल्ड से हमारे पास बेसिक इन्वायरमेंट देते हैं, लेकिन मेटल हाइड्रोक्साइड जो है वो ज़्यादा जो है हमारे पास बेसिक होते हैं, तो इसलिए उनकी pH भी क्या होगी, हाई होगी एज कम्पेयर टू कार्बोनेट की वजह से, which may have to be used to precipitate metals that form hydroxide only at a relatively high pH values। कि हमारे पास अगर हम मेटल अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये हमें पता है कि ये इससे क्या है कि ये हाईली बेसिक है, तो ये इनके जो प्रेसिपिटेट्स बने होंगे तो उनकी भी पीएच भी क्या होती है, हाई होती है, लेकिन जब हम कार्बोनेट्स या लाइम वगैरह यूज़ करते हैं तो उनकी पीएच जो है वो इतनी ज़्यादा हाई इसलिए नहीं होती कि वो माइल्ड या जो है वीक बेसिस होती है। The solubilities of some heavy metal sulfide are extremely low, so precipitation by hydrogen sulfide or other sulfide can be very effective mean of treatment। कि अगर हमारे पास जो है मेटल सल्फाइड्स हम बना लें या हमारे पास मेटल सल्फाइड है उनकी ट्रीटमेंट कर दी जाए तो वो उनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड इसी तरह हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है वो जो कि हमारे पास क्या होता है टॉक्सिक है। हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ टॉक्सिक गैस दैट इज itself considered to be hazardous waste। Iron sulfide can be used as a safe source of sulfide ions to produce sulfide precipitates with other metals that are less soluble than iron।
सल्फाइड के हम क्या कर सकते हैं कि आयरन सल्फाइड को यूज़ कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे क्या होगा कि सल्फाइड आयन जो है वो डिफरेंट मेटल के साथ एक्सचेंज हो सकते हैं, तो वहाँ से मेटल्स को रिमूव किया जा सकता है हमारे पास, कि ये सल्फाइड आयन प्रोवाइड करेगा और जो मेटल्स की क्या हो सकती है कि उसकी प्रेसिपिटेट्स बन सकते हैं। हाउएवर टॉक्सिक हाइड्रोजन सल्फाइड कैन बी प्रोड्यूस व्हेन मेटल सल्फाइड बेस कॉन्टैक्ट विद द एसिड, कि हम ये हमारे पास प्रोड्यूस कैसे होती है कि किसी भी मेटल्स का सल्फाइड है हमारे पास और एसिडिक इन्वायरमेंट है, तो वो मेटल्स जो है वो अपनी +2 आयंस में आ जाएगी। मीन अगर ये +2 वाली है जैसे कॉपर, निकल, कैडमियम, लेड, इस तरह की आयरन जो मेटल्स हैं जो +2 में एग्जिस्ट करती है, वो उनके अगर सल्फाइड हैं तो एसिडिक एनवायरनमेंट है, मीन एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो उसे क्या प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है और वो जो आयंस की फॉर्म में हमारे पास मेटल्स आ जाती हैं। तो हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन सल्फाइड खुद भी टॉक्सिक है, तो इसको रिमूवल भी फिर गैस ट्रीटमेंट की जाती है, तो उसको यहाँ से किसी तरह से रिमूव किया जाता है। या अगर हम लोग जो है यहाँ पर हमने देखा था कि कैडमियम है उसकी भी रिमूवल के लिए क्या कर रहे थे हम लोग ने, ऊपर वाला जो रिएक्शन देखा था कि उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करें मेटल्स के साथ, तो वो क्या बना दे, मेटल सल्फाइड बना दे, तो वहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, उसकी सेपरेशन आउट कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट्स कर सकते हैं। Regardless of the method used to precipitate a metal, the form of metal in the waste solution can be an important consideration, कि मेटल किस फॉर्म में है वेस्ट के अंदर, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम उसको पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेटल के सल्फाइड है, मेटल के हाइड्रोक्साइड है, मेटल किस फॉर्म में है, हाइड्रोक्सो ऑक्साइड्स वगैरह हैं या किस फॉर्म में है, तभी तभी हम जो है उसके लिए कोई ना कोई मेथड यूज़ कर रहे होंगे ना, कि किस तरह का मेथड है हमने अप्लाई करना है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि मेटल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करी है। चिलेटेड मेटल कैन बी स्पेशली डिफ़िकल्ट टू रिमूव, कि जो मेटल्स ने ऑर्गेनोमेटेलिक कम्प्लेक्स बनाए होते हैं, वो जो हम कहते हैं लिगेंड और डोनर वाला कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास जो है लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल को देते हैं और वहाँ पे कम्प्लेक्स बना लेते हैं। ये आप लोगों ने ऑर्गेनोमेटेलिक्स के अंदर जो है ये पढ़े होंगे, मेटल कम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं या लिगेंड्स की कैसे जो है वो चिलेट्स बनाते हैं, ये सारे आप लोगों ने देखे भी होंगे और डिफरेंट वे से इसको स्टडी भी किया होगा, ठीक है। तो उनको रिमूव करना जो है वो मुश्किल हो जाता है हमारे लिए एज़ कम्पेयर टू अगर मेटल जो है सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल डिफ़िकल्टीज encountered in precipitating copper from the base printed circuit board formulation revealed that chelation of the copper by ADTH land वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम। ये हमारे पास जो है ये सर्किट बोर्ड वगैरह में आपको पता ही है कि कॉपर की वायर्स वगैरह यूज़ हो रही होती हैं, ये कॉपर से बने होते हैं, तो वहाँ पे अगर वो बेस मटेरियल के अंदर हैं तो वहाँ पे क्या अगर हम इसको रिमूव करना चाहें तो ये हमारे लिए इजीली रिमूव नहीं हो सकती। कॉपर क्यों इजीली रिमूव नहीं हो सकती, एक्चुअली वहाँ कॉपर ने ईडीटीए के साथ जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाया होता है, तो इनको रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह हमारे पास अब जो नेक्स्ट मेथड है वो मेथड है को प्रेसिपिटेशन ऑफ मेटल्स, ठीक है, कि हम किसी भी मेटल को जिसको रिमूव करना चाहते हैं उसकी को प्रेसिपिटेशन करने के एक तो वहाँ पे बेसिक कंडीशन होनी चाहिए और दूसरी कोई दूसरी मेटल है हमारे पास जैसे आयरन हाइड्रोक्साइड आ जाता है या फिर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह है, वो अगर ऐड करें मीन बेसिक इन्वायरमेंट दे रहे हैं किसी भी मेटल को रिमूव करने के लिए, तो वहाँ से क्या है कि जो हमारे टारगेट मेटल है उसकी प्रेसिपिटेशन हो जाए, ठीक है। तो उसकी प्रेसिपिटेशन हो जाए तो उसके डिफरेंट जो है हमारे पास डिफरेंट उसके साथ जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाए, तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या होता है कि को प्रेसिपिटेशन ऑफ मेटल्स भी है। इन सम केसेस advantage may be taken of the phenomena of co-precipitation to remove metal from the waste, के मेटल को रिमूव करने के लिए हम co-precipitation मेथड अप्लाई करते हैं। आप लोग जो है बेशक इसको डिटेल में भी स्टडी कर सकते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर जो है co-precipitation मेथड क्या होता है, या इवन मोस्टली ये जो नैनो पार्टिकल वगैरह बन रहे होते हैं तो ये co-precipitation मेथड के थ्रू बन रहे होते हैं। A good example of this application is the co-precipitation of the lead from the battery industry wastewater with the iron oxide, के हम क्या कर रहे हैं कि लेड की जो है लेड जो है आपको पता है लेड एसिड बैटरीज होती हैं जो कि हमारी कार के अंदर यूज़ हो रही हैं या अदर दूसरी जगह पे यूज़
यूज़ हो रही होती हैं, तो वहाँ से हमारे पास अगर हम लेड को रिमूव करना चाह रहे हैं बैटरीज के अंदर से, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आयरन हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि कोई भी बेसिक मेटल हाइड्रोक्साइड यूज़ कर लें, मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, आयरन हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि आयरन हाइड्रोक्साइड को यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास लेड की रिमूवल के लिए। Raising the pH of such a wastewater consisting of dilute sulfuric acid and contaminated with the lead ion precipitates lead as several species। यहाँ पे हम क्या करें, पीएच कैसे रेज कर रहे हैं, मीन के वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिक इन्वायरमेंट दे रहे हैं। जब हम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, पीएच जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, हाई हो जाएगी। और वहाँ पे हमारे पास अब लेड एसिड बैटरीज के अंदर क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है और लेड ऑक्साइड वगैरह होते हैं। तो वहाँ पे क्या है, हमारे पास लेड भी होगा और सल्फ्यूरिक एसिड की भी अमाउंट भी मौजूद होगी। तो यहाँ से जब इसकी प्रेसिपिटेशन हो रही है तो डिफरेंट स्पीशीज हमारे पास लेड की ऑब्टेन होगी। कि क्या हो सकती हैं कि लेड सल्फेट भी हो सकता है, लेड हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, लेड हाइड्रोक्साइड लेड कार्बोनेट भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्पीशीज हमारे पास लेड जो है वो यहाँ से रिमूव हो सकता है। और लेड की कंसंट्रेशन क्या है कि वेस्ट वाटर के अंदर कम हो जाएगी, क्योंकि ये सारे जो है वो प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में आ जाएंगे और ये सेटल डाउन हो जाते हैं, तो इनको हम अलहदा कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। In the presence of iron, gelatinous iron hydroxide form, which co-precipitate the lead, leading to much lower values of lead concentration than would otherwise be possible। कि अब क्या है कि ये जो आयरन ऑक्साइड डाला था, हमें पता है ये एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर क्या है कि ये जिलेटेनियस सी फॉर्म में हो जाता है। तो इसके साथ साथ क्या है कि जिसकी वजह से लेड जो है वो भी प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब लेड प्रेसिपिटेट होगा तो वहाँ से लेड की अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा रिमूव हो जाएगी। अदरवाइज अगर हम ये ना कर रहे होते तो लेड को वेस्ट वाटर के अंदर से निकालना मुश्किल हो जाता। इफेक्टिव रिमूवल ऑफ लेड फ्रॉम बैटरी इंडस्ट्री वेस्ट वाटर टू बिलो 0.2 ppm हैज़ बीन अचीव बाय द फर्स्ट एडिंग एन ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ आयरन। कि फर्स्टली हम लोग क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि कितनी हमने ऑप्टिमम कंडीशन फाइंड करते हैं कि कितनी हमने जो हाइड्रोक्साइड है वो ऐड करना है। तो वहाँ से हमारे पास जो है कितना लेड रिमूव हो सकता है। तो देखें हमारे पास क्या है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो लेड की निकाल ली जाती है और बहुत कम अमाउंट रह जाती है। मीन 0.2 ppm फिर भी अभी रह जाती है कि इससे भी कम जो है वो वेस्ट वाटर में रहेगी। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो निकाल ली जाती है इसके अंदर से। और वहाँ पे क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ पीएच पीएच की यहाँ कितनी रखी है, 9 से 9.5 तक रखी है। मीन के ज़्यादा बेसिक की तरफ नहीं गए कि 14 13 14 की तरफ नहीं गए। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ पीएच और टू अ रेंज ऑफ 9 to 9.5, एडिशन ऑफ पॉली इलेक्ट्रोलाइट टू एसिड कोगुलेशन और फिल्ट्रेशन। कि यहाँ पे पीएच जो है इसको मेंटेन करने के लिए साथ साथ पॉली इलेक्ट्रोलाइट भी ऐड किए जाते हैं ताकि वो जो है उसको मेंटेन कर सकें और उसकी फिल्ट्रेशन में हेल्प कर सकें या उसको कोगुलेट होने में जो है वो उसकी हेल्प भी कर रहे होंगे। और उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि लेड जो है हमारे वेस्ट वाटर के अंदर उसको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी स्पीशी है, वो अगर रिड्यूस फॉर्म में है तो उसकी ऑक्सीडेशन कर दें, या अगर ऑक्सीडाइज फॉर्म में है तो उसकी रिडक्शन कर दें, तो वहाँ से भी हम लोग जो है वो निकाल सकते हैं। ये वेस्ट मेटल्स हैं हमारे पास या वेस्ट मटेरियल हैं, उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैन बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट एंड रिमूवल ऑफ वैरायटी ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक वेस्ट। इसको यूज़ करते हैं हम कौन कि इनऑर्गेनिक वेस्ट के लिए भी और ऑर्गेनिक वेस्ट की रिमूवल के लिए भी हम जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन को जो है प्रोसेस को यूज़ कर रहे होते हैं। सम वेस्ट ऑक्सीडेंट कैन बी यूज टू ट्रीट ऑक्सीडाइजेबल वेस्ट इन द वाटर एंड साइनाइड्स। कि हम लोग क्या है कि जो ऐसा वेस्ट है जो कि ऑक्सीडाइजेबल है, जो ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो उसके लिए हम ऑक्सीडेंट ऐड करते हैं, जो वो मटेरियल जो इनकी ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, जब हम मोस्टली ये वाटर की प्रेजेंस के अंदर या साइनाइड की अगर हों तो वहाँ पे क्या हम ऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं और वहाँ पे इन सब्सटेंसेस की जो है जो
वेस्ट है, चाहे वो इनऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक है, तो उसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं। ओजोन is a strong oxidant that can be generated on site by electrical discharge through the dry air or oxygen। कि हम ऑक्सीजन से क्या प्रोड्यूस करें, ओजोन प्रोड्यूस करें कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज दिया जा रहा है उसको, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से हमारे पास ओजोन प्रोड्यूस हो रही है। और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप जिसे कहते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो दूसरे जो भी मटीरियल होगा ये उसकी ऑक्सीडेशन कर देगा। Ozone employed as an oxidant gas at level of 1 to 2 weight% in air and 2 to 5 weight% in oxygen has been used to treat a large variety of oxidizable contaminants, effluents, and the waste, including the wastewater and sludge containing oxidizable constituent। कि हमारे पास जो भी oxidizable contaminants हैं, चाहे वो वाटर के अंदर हैं या स्लज के अंदर हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, ओजोन से ट्रीट कर देते हैं ताकि वो ऑक्सीडाइज हो जाएं और वहाँ से हम उनको रिमूव कर सकते हैं। तो ये ओजोन की कंसंट्रेशन बताई हुई है कि ओजोन हमारे पास कितना लेवल होना चाहिए कि 1 to 2% वेट होना चाहिए एयर के लिहाज, एयर के अंदर अगर हम ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं तो फिर ये 2 to 5% जो है वो ऑक्सीजन के साथ इसका वेट होना चाहिए। मीन के ऑक्सीडाइजेबल मटेरियल कितना है उसके लिहाज से ये कितनी हमने उसको ओजोन देनी है ताकि उसकी कंप्लीट जो है ऑक्सीडेशन हो सके। इसी तरह हमारे पास एक प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस, कि हम क्या कर सकते हैं, मेटल्स को कैथोड पे डिपॉजिट कर सकते हैं, तो वहाँ से भी हम मेटल्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस भी आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ। एक्चुअली ये सारे प्रोसेस जो है आप लोगों ने सिंपल वे में पढ़े हुए हैं कि प्रेसिपिटेशन क्या होती है, को प्रेसिपिटेशन क्या होती है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, या चिलेट्स फॉर्मेशन क्या होती है। तो वही सारे प्रोसेस क्या हैं यहाँ पे हम वेस्ट की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट ये अब वेस्ट के अंदर भी तो हमारे पास जो है मेटल्स हैं या इस तरह के टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, तो वो भी इन्हीं वेज के थ्रू, इन्हीं मेथड्स के थ्रू जो है वो सेपरेट आउट हो सकते हैं। तो अब जो हम प्रोसेस देख रहे हैं वो हमारे पास है इलेक्ट्रोलिसिस। एज शोन इन द फिगर, electrolysis is a process in which one species in solution using a metal ion is reduced by the electron at the cathode। के metals जो हैं वो कैथोड के ऊपर reduce हो जाती हैं, कि रिडक्शन आपको पता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो सर्किट के अंदर से अगर कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन को जब मेटल लेती हैं उनकी रिडक्शन होती है। मेटल आयन अगर पॉजिटिव आयन है, ये नीचे जो एग्जांपल दिए हुए हैं कि कैडमियम आयन्स है, वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, मीन उसकी रिडक्शन हो रही है, तो वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी। यहाँ +2 है, यहाँ पे क्या है, 0 आ जाएगी। 0 आएगी तो ये कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी, तो हम वहाँ से इसको सिस्टम के अंदर से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, वो कह रहा है कि मेटल आयन जो है रिड्यूस बाय द इलेक्ट्रॉन एट द कैथोड के ऊपर हो जाते हैं, एंड अनदर गिव अप इलेक्ट्रॉन्स टू एनोड। और उसके साथ जो है कुछ ऐसे हैं कि हमारे पास एनोड के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन हमने डोनेट करती हैं, और कैथोड के ऊपर आपको पता है इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं। एंड इज ऑक्सीडाइज देयर, कि हमारे पास जो है एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है और कैथोड के ऊपर हमारे पास हमें पता है कि रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। इन hazardous waste application, electrolysis is most vastly used in the recovery of cadmium, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, लेड एंड जिंक। इन मेटल्स की रिकवरी के लिए हम क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करते हैं कि ये मेटल जो हैं वो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाती हैं और एनोड के ऊपर जो है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। मेटल रिकवरी बाय इलेक्ट्रोलिसिस इज मेड मोर डिफिकल्ट बाय द प्रेजेंस ऑफ साइनाइड आयंस। कि अगर हमारे पास जो है साइनाइड आयन है तो ये इसकी रिकवरी जो है वो मुश्किल हो जाती है। क्यों मुश्किल हो जाती है? विच स्टेबलाइज द मेटल इन द सॉल्यूशन एज साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस सच एज निकल साइनाइड्स। हमारे पास क्या है, अगर सॉल्यूशन के अंदर साइनाइड आयन भी हैं तो क्या होगा कि यहाँ से मेटल को निकालना मुश्किल है। जैसे हमने पीछे कहा कि अगर ये इसके कम्प्लेक्स बन गए हैं या चिलेट्स बन गए हैं तो फिर जो है इनको निकालना हमारे पास क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे भी है कि साइनाइड अगर मौजूद है तो वो साइनाइड के साथ मेटल जो है वो कम्प्लेक्सेस बना लेती है, तो मेटल को रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। Electrolytic removal of contaminant from the solution can be direct electrodeposition।
कि ये इलेक्ट्रो डिपोजिशन हो सकती है पार्टिकुलरली ऑफ रिड्यूस मेटल्स कि रिडक्शन जब हो रही है मेटल की एंड एज द रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिकली जनरेटेड प्रेसिपिटेटिंग एजेंट कि यहाँ पे हमारे पास जो है उनके सेकेंडरी रिएक्शंस के ऊपर भी क्या है हमारे पास मेटल्स की क्या हो सकती है कि वो रिड्यूस हो सकती है, रिडक्शन हो रही है तो वहाँ पे भी, या अगर हम कोई प्रेसिपिटेटिंग एजेंट भी ऐड कर रहे हैं तो उनकी वजह से भी क्या है कि इसकी प्रेसिपिटेशन हो जाए या फिर ये हमारे पास क्या है वो डिपॉजिट हो जाए कैथोड के ऊपर। अ स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ बोथ the electrolytic removal of both cadmium and nickel from the wastewater contaminated by nickel and cadmium battery manufacturing using fibrous कार्बन इलेक्ट्रोड के हम जो इलेक्ट्रोड यूज़ करें वो कार्बन के बने हुए हैं, तो इस तरह हम निकल की या कैडमियम की रिमूवल कर सकते हैं वेस्ट वाटर के अंदर से। ठीक है, अब ये हमें पता है कि बैटरीज के अंदर निकल आयन बैटरी, कैडमियम आयन बैटरीज वगैरह आप लोगों ने पढ़ी होंगी, तो ये वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल निकल आए तो वहाँ पे भी तो ये हमारे पास क्या हो सकता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ निकल और कैडमियम वहाँ पे मौजूद होगी, तो उसको रिमूव करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस भी कर सकते हैं। एट द कैथोड कैडमियम इज रिमूव डायरेक्टली बाय द रिडक्शन ऑफ द मेटल। कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगा कि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं सर्किट के ऊपर से, तो वो क्या है मेटल्स जो है आयन है वो गेन करते हैं और वो रिड्यूस हो जाते हैं हमारे पास, तो कैडमियम की फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी। और इसके साथ जो है अगर हम ये फिगर देखें तो ये फिगर हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास क्या होता है कैथोड होता है और एक एनोड होता है, वो आपस में जो है एक सोल्यूशन के अंदर डिप है, जो जैसे हमारे पास वेस्ट वाटर है मेन, वहाँ पे भी तो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह है और ये एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो खैर अगर हम कॉपर का रिएक्शन देखें तो अगर कॉपर मेटल है तो मेटल आयंस जो हैं वो क्या है कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करने से हमारे पास क्या है कॉपर की क्या हो रही है रिडक्शन हो रही है। अगर हमारे पास वाटर है तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वाटर अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है वो एनोड के ऊपर मीन, तो ये क्या है एच पॉजिटिव आयन और ऑक्सीजन आयन के अंदर कन्वर्ट हो रहा होगा। अगर हम नेट रिएक्शन देखें कि कॉपर आयंस हैं और वाटर का मॉलिक्यूल है तो क्या है कि कॉपर जो है एंड इन दी एंड हमारे पास कॉपर की रिडक्शन हो रही है, एच पॉजिटिव आयन और ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। ऑक्सीजन जब प्रोड्यूस होती है वो एनोड के ऊपर रिलीज हो जाती है, वहाँ से अलग से उसको कैप्चर कर लिया जाता है। हमारे पास क्या है एट रिलेटिवली हाई कैथोडिक पोटेंशियल हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म बाय द इलेक्ट्रोलिटिकल रिडक्शन ऑफ द वाटर, कि अगर हमारे पास क्या है हाई कैथोडिक पोटेंशियल है तो वहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, कैथोडिक पोटेंशियल का मतलब यही होता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो क्या कर सकते हैं कि वाटर की भी से भी हमारे पास वो क्या हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं कि जब वाटर के साथ दो इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो ये 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना देंगे और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देंगे। और बाय द रिडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इफ़ इट इज़ प्रेजेंट, कि अगर हमारे पास क्या है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है और उसके साथ भी हम इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास कैथोडिक पोटेंशियल ज़्यादा है मीन इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ क्या है कि अगर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है तो वहाँ से भी हमारे पास क्या है हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। If the localized pH at the cathode surface becomes sufficiently high, cadmium can be precipitated and removed as the cadmium hydroxide. Okay, कि हमारे पास क्या है कि अगर एक तो कैथोडिक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और इसका मतलब है कि हमारे पास हाइड्रोक्साइड जो आयंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब है कि साथ साथ क्या है पीएच भी हाई होगी। अब पीएच हाई हो रही है, हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं सोल्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, तो जो कैडमियम ने रिड्यूस होना था, ठीक है, तो वो कैडमियम जो है वो कोलाइडल फॉर्म में हमें मिल जाएगी कि वो कैडमियम हाइड्रोक्साइड बना देगी कि हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो क्या है कैडमियम के साथ कंबाइन होकर कैडमियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। The direct electro deposition of nickel is too slow to be significant, but it is precipitated as solid nickel hydroxide at the pH values of above 7.5 कि अगर हमारे पास pH जो है 7.5 है तो हमारे पास क्या है
कि ये निकल हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में हमें ऑब्टेन हो जाएगी, सॉलिड निकल हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में। ऐसा नहीं है कि निकल मेटल अलग से कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाए। साइनाइड विच इज ऑफन प्रेजेंट एज एन ingredient of electroplating bath with the metals such as the cadmium or nickel can be removed by the oxidation with electrolytically generated elemental chlorine at the anode। के हमारे पास क्या है कि अगर साइनाइड आयन भी प्रेजेंट होंगे जो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो वेस्ट मटेरियल है उसके अंदर जो है प्रेजेंट होता है, जहाँ पे कैडमियम और निकल भी हैं, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो क्लोरीन है वहाँ पे क्लोरीन जो है वो एनोड के ऊपर जो है ऑक्सीडाइज भी हो सकती है, कि क्लोराइड आयंस है हमारे पास के रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्लोराइड आयंस हैं, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें, तो इसका जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो हमें पता है कि ऑक्सीडेशन हो रही होती है, तो क्लोराइड आयंस की ऑक्सीडेशन हो जाती है एनोड के ऊपर, और जो है क्लोरीन गैस जो है वो भी हमारे पास ऑब्टेन होती है, तो हम वहाँ से भी क्लोराइड आयंस इस तरह रिमूव हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली generated chlorine then break down the cyanide by a series of reaction for which the overall reaction is the following। कि अगर हमारे पास क्लोरीन प्रोड्यूस हो रही है तो वो क्लोरीन जो है वो जो साइनाइड आयन से हमारे पास कि बैटरीज के जो वेस्ट वाटर है वहाँ पे या इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जो वेस्ट वाटर है उसके अंदर जो है जो साइनाइड आयन है उनकी ब्रेक डाउन के लिए ये क्लोरीन जो है बेसिक एनवायरनमेंट के अंदर जो है उसको कन्वर्ट कर देती है नाइट्रोजन के अंदर, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देती है। कि अगर हमारे पास क्या है साइनाइड आयंस हैं, क्लोरीन है और बेसिक एनवायरनमेंट हमारे पास, तो इन दी एंड हमारे पास रिएक्शन में क्या क्या होगा कि क्लोराइड आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे और नाइट्रोजन गैस हो जाएगी, ये भी एटमॉस्फेयर में हम रिलीज कर सकते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये और वाटर है। मीन के जो हजार्डस जो टॉक्सिक कंपाउंड थे उससे हमने जो है लेस टॉक्सिक कंपाउंड जो है वो प्रोड्यूस कर लिए, तो इस तरह हमारे पास क्या है कि हम वेस्ट वाटर के अंदर से साइनाइड आयंस को रिमूव कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास वो है हाइड्रोलिसिस, कि वाटर की प्रेजेंस के अंदर जो है किसी कोई भी सब्सटेंसेस जो है अपने आयंस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो वो हाइड्रोलिसिस हो जाती है उसकी, तो वहाँ से भी हम जो है डिफरेंट सब्सटेंसेस को रिमूव कर सकते हैं वेस्ट वाटर के अंदर से, या वेस्ट जो भी है उसके ट्रीटमेंट के दौरान इसको हम निकाल सकते हैं। वन ऑफ द वे टू डिस्पोज ऑफ द केमिकल that are reactive with the water is to allow them to react with the water under the control condition। A process is called the hydrolysis। कि हम जो है डिफरेंट जो कंटेमिनेंट्स हैं उनको वाटर के साथ ट्रीट करके उनकी हाइड्रोलिसिस करा के वहाँ से उनको भी रिमूव कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल्स दैट कैन बी ट्रीटेड बाय हाइड्रोलिसिस include the metal that react with the water, metal carbides, hydrides, amides, alkoxide and halides एंड नॉन मेटल ऑक्सीहेलाइड एंड सल्फाइड। कि ये जो है हमारे पास मेटल्स जो हैं रिएक्ट करते हैं या मेटल के कार्बाइड हाइड्राइड्स वगैरह फॉर्म में ये हमारे पास जो है वो रिमूव हो सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल में आल्सो बी ट्रीटेड बाय हाइड्रोलिसिस के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के साथ साथ हमारे पास क्या है कि ऑर्गेनिक केमिकल्स भी जो हैं वो रिमूव हो सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल टॉक्सिक एसिटिक एंड हाइड्रोलिसिस रिलेटिवली सेफ एसिटिक एसिड के हमारे पास क्या है एसिटिक एनहाइड्राइड है, वाटर के साथ ट्रीट कर देंगे तो ये हमारे पास जो है वो एसिटिक एसिड बन जाता है, तो हम इसकी यहाँ से इजीली रिमूवल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारे पास वो है केमिकल एक्सट्रैक्शन एंड लीचिंग। कि जैसे आप कहते हैं कि आपने देखा होगा कि चिलेटिंग एजेंट्स वगैरह हैं उनके थ्रू भी हम क्या है कि मेटल्स को रिमूव कर सकते हैं। अगर चिलेट्स बना दिए जाएं तो वो कम्प्लेक्स बना दें और वहाँ से अगर उसको रिमूव कर दिया जाए तो इसको भी हम जो है यहाँ से मेटल्स को रिमूव कर सकते हैं। या कोई भी लीचिंग का प्रोसेस हो रहा है तो वहाँ से अगर हम मेटल्स को निकाल दें या एक्सट्रैक्शन कर दें तो वहाँ से भी हम जो है इन कंटामिनेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। Chemical extraction or leaching in hazardous waste treatment is the removal of hazardous constituent by the chemical action with an extractant in solution। कि कोई भी एक्सट्रैक्टेंट या कोई भी लिगेंड यूज़ कर लें या कोई भी मटेरियल यूज़ कर लें जो कि हमारे पास जो hazardous waste है उसको
वहाँ से रिमूव करने के लिए यूज़ हो। तो ये हमारे पास क्या है, केमिकल एक्सट्रैक्शन या लीचिंग का प्रोसेस होता है। Poorly soluble heavy metal salt can be extracted by the reaction of the salt anions with acidic mean H positive as illustrated by the following condition के हम एसिड के साथ जो है मेटल के साल्ट है उसको ट्रीट कर दिया जाए कि लेड कार्बोनेट है हमारे पास, उसको एसिडिक इन्वायरमेंट दिया जाए तो लेड प्रोड्यूस हो गया और क्या है साथ कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, acid also dissolve basic organic compounds such as amines and aniline कि हमारे पास अगर amines या aniline है, मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो उनको अगर हम एसिड के साथ यूज़ करें तो वो उनको भी वहाँ से डिसॉल्व कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन विद एसिड should be avoided if cyanide or sulfide are present to prevent the formation of toxic hydrogen cyanide और hydrogen sulfide कि अगर हमारे पास क्या है कि वेस्ट वाटर के अंदर साइनाइड और सल्फाइड है तो फिर उसको एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम एसिड प्रोवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगी या हाइड्रोजन साइनाइड बन जाएगी और ये दोनों हमारे पास क्या है, टॉक्सिक है। नॉन टॉक्सिक वीक एसिड आर यूजली द सेफेस्ट टू यूज़। पहले भी हमने बात किया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड की बजाय हम क्या है, वीक एसिड को यूज़ कर सकते हैं जो कि लेस टॉक्सिक हो सकते हैं। दीज इंक्लूड द एस्टिक एसिड एंड दी एसिड साल्ट कि या तो हम एसिड के साल्ट यूज़ कर लें या हम वीक एसिड यूज़ कर लें, जैसे कि हमारे पास क्या है, सोडियम बाई फॉस्फेट वगैरह है। चिलेटिंग एजेंट सच एज डिजोल्व इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसिटेट जिसे हम EDTA कहते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है H/3 के साथ, डिजोल्व इनसॉल्युबल मेटल साल्ट बाय फॉर्मिंग सॉल्युबल स्पीशीज विद द मेटल आयंस के। अगर हम हमारे पास मेटल हैं तो हम मेटल को रिमूव करने के लिए अगर हम EDTA यूज़ कर लें तो क्या है, वो मेटल की जो है आयंस के साथ बाउंड कर लेगी, ठीक है, चिलेट्स वगैरह बना देगी, तो वो उसको भी हम कॉम्प्लेक्स अगर बना दिए तो उसको सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या था, आयरन सल्फाइड था, EDTA के साथ ट्रीट किया तो आयरन का EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बन गया और H जो है वो उसके साथ से रिमूव होके हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जो है वो लग जाता है। Heavy metal ion in soil contaminated by the hazardous waste may be present in a co-precipitated form with the insoluble iron and manganese oxide such as iron oxide, manganese oxide respectively। कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने लेड को देखा था कि आयरन आयरन हाइड्रोक्साइड वगैरह यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ से लेड को निकाल देते, तो इसी तरह हमारे पास अगर आयरन और मैंगनीज वगैरह हैं तो उनको भी यूज़ करके हम जो है हजार्डस कॉन्टामिनेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। और साथ साथ ये अगर हमारे पास आयरन ऑक्साइड है या मैंगनीज ऑक्साइड है और वहाँ पे बेसिक इन्वायरमेंट हम दे रहे हैं तो वो ये क्या है कि रिमूव हो सकते हैं। और ये अगर हम ऑक्साइड यूज़ करें तो क्या होगा कि ये दीज ऑक्साइड कैन बी डिसॉल्व बाय रिड्यूसिंग एजेंट्स सच एज अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम डाइथायोनेट और सिट्रेट और हाइड्रोक्सिल अमीन के इनकी क्या हो सकती है, रिडक्शन हो सकती है कि ये हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होते हैं। दिस रिडक्शन दिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सोलेबल आयरन एंड मैग्नीज आयंस and the release of heavy metal ions such as cadmium or nickel which are removed with the water। कि हमारे पास क्या है कि सेम वही कि को प्रेसिपिटेटेड मेथड है कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि जैसे हमने कैडमियम और निकल को रिमूव करना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आयरन आयरन के ऑक्साइड ले लें, फ़र्ज़ करें, या मैग्नीज का ऑक्साइड ले लें और बेसिक इन्वायरमेंट दे दें, मीन कि आयरन हाइड्रोक्साइड वगैरह बना देंगे और साथ साथ क्या है या सिंपली हमारे पास कैडमियम आयन और मैग्नीज आयन है बन जाएगा। हाइड्रोक्साइड है वो एक्वस में तो वो इसी तरह होगा कि O नेगेटिव और जो भी मेटल होगी उसके साथ वो उसके साथ पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस आयरन और मैग्नीज के साथ साथ हम क्या है आयरन और हम निकल और कैडमियम को भी रिमूव कर सकते हैं यहाँ से को प्रेसिपिटेशन मेथड को यूज़ करके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आयन एक्सचेंज
कि आयन एक्सचेंजर्स यूज़ करें, तो वहाँ से क्या है कि कोई भी मेटल जो है वो क्या है आयन एक्सचेंजर्स के साथ लग जाए, और जो है साथ साथ वहाँ आयन एक्सचेंजर से जो हाइड्रोजन आयन है कोई और आयन है वो रिमूव हो जाए। Ion exchange is a mean of removing cation or anion from the solution onto a solid resin। आपको पता है रेजिन जो है मिनरल्स के फॉर्म में ही होते हैं, जिसमें भी क्या है पॉजिटिव आयन भी होंगे नेगेटिव आयन भी होंगे। तो हम क्या है मोस्टली हम मेटल्स को या कैटाइन और एनाइंस को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, विच कैन बी रीजनरेटेड बाय द ट्रीटमेंट विद द एसिड बेसिस और सॉल्ट, के हम इसको रीजनरेट भी कर सकते हैं, चाहे हम एसिड के साथ करें बेस के साथ करें या फिर सॉल्ट के साथ क्या कहते हैं। The greatest use of ion exchange in the hazardous waste treatment is for the removal of low level of heavy metal ions from the waste water। के अगर हमारे पास वेस्ट वाटर में बहुत लेस अमाउंट में भी मेटल्स हैं तो हम उनको भी रिमूव करने के लिए आयन एक्सचेंजर यूज़ करते हैं। ये अब क्या है ये कैटाइन एक्सचेंजर है कि अभी हम ना कैटाइंस को एक्सचेंज कर रहे हैं। कैटाइंस क्या होते हैं एच पॉजिटिव आयन है, ठीक है, और अगर हमारे पास जैसे मेटल्स होती है हमारे पास पॉजिटिव आयन होती है, तो ये कैटाइन जो है एक्सचेंज हो जाएंगे। तो इसलिए इस रेजन का नाम क्या रखा हुआ है कैटाइन एक्सचेंजर, कि कैडमियम इसके साथ अटैच हो जाएगी और यहाँ से जो उसके कैटाइंस हैं वो रिमूव हो जाएंगे, मीन हाइड्रोजन आयंस जो है वो रिमूव होगी यहाँ पे, और कैटाइन एक्सचेंजर के साथ जो है ये मेटल जो है अटैच हो जाती है। तो इस तरह भी हम जो है मेटल्स को रिमूव कर सकते हैं, जो लो लेवल हमारे पास होता है मेटल को जो इजीली डिटेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हम इनको रिमूव कर सकते हैं। Ion exchange is employed in the metal plating industry to purify rinsed water and spent plating bath solution। के यहाँ हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं कि प्लेटिंग इंडस्ट्री में हमें पता है कि एक मेटल के ऊपर हम दूसरी मेटल की लेयर लगाते हैं जिसको हम प्लेटिंग कह रहे हैं, ठीक है, ताकि उसकी क्रूजन से बचा सकें। जैसे निकल प्लेटिंग है, सिल्वर प्लेटिंग है, कॉपर प्लेटिंग है, ठीक है, गोल्ड प्लेटिंग है। तो इस तरह बहुत सारी हम प्लेटिंग करते हैं, एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल लगाते हैं तो ताकि उसकी क्रूजन से बचाने के लिए। तो इस तरह के जो प्रोसेस हैं वहाँ पे या वहाँ पे जो वाटर यूज़ हो रहा है रेंज वाटर यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे भी क्या होगा कि उसमें पानी के अंदर क्या हो सकते हैं कि मेटल की बहुत ज़्यादा अमाउंट हो सकती है, या प्लेटिंग के जो बाद सोल्यूशन आई मीन उनको वहाँ से जो वॉश करते हैं तो वहाँ पे भी कोई ना कोई मेटल तो होंगी, तो उनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि आयन एक्सचेंज को यूज़ करते हैं। Cation exchanges are used to remove the cationic metal species। हमने ऊपर देखा कि cationic metal species हैं तो वो उसके लिए cation exchanger यूज़ हो रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास anionic species हैं तो हम anionic exchanger भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। Cation exchangers are used to remove the cationic metal species such as copper from the solution, and anion exchanger remove anionic cyanide metal complexes। फॉर एग्जांपल हमने ऊपर देख लिया था कि निकल साइनाइड अगर बन जाता है तो उसको रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे पास क्या है कि उसको रिमूव करने के लिए यहाँ क्रोमियम्स की जो स्पीशीज़ हैं, ठीक है, ये यानी एनाइनिक स्पीशीज़ हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए जो है हम एनाइनिक एक्सचेंजर भी यूज़ करते हैं। रेडियो न्यूक्लियोलाइड में बी रिमूव फ्रॉम द रेडियो वेस्ट एंड मिक्स वेस्ट बाय आयन एक्सचेंज रेजन। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं जो हजार्डस न्यूक्लियो वेस्ट है उसको भी आयन एक्सचेंजर के थ्रू जो है वो रिमूव कर सकते हैं। ये तो थे हमारे पास सारे केमिकल मेथड्स, ठीक है, जिसमें हमने डिफरेंट मेथड देख लिए कि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो सकती है, प्रेसिपिटेशन हो सकती है, या को प्रेसिपिटेशन हो सकती है, इलेक्ट्रोलिसिस हो सकती है, या फिर हमारे पास क्या है कि हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस हो सकता है, आयन एक्सचेंजर्स का प्रोसेस हो सकता है कि जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि मेटल्स को या हैवी मेटल्स के अंदर जो भी कंटेमिनेंट्स हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि थर्मल ट्रीटमेंट मेथड कौन से होते हैं और इसकी वजह से हम किस तरह जो वेस्ट कंपोनेंट्स हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। Thermal treatment of hazardous waste can be used to accomplish most of the common objective of the waste treatment। कि ये हम कहाँ यूज़ करें जब हमने वॉल्यूम की रिडक्शन करनी है, रिमूवल ऑफ वोलेटाइल कंबस्टिबल
मोबाइल ऑर्गेनिक मैटर और डिस्ट्रक्शन ऑफ टॉक्सिक एंड पैथोजेनिक मटेरियल। जब इन सारा काम ये करने हो कि हमने पैथोजेनिक मटेरियल जो डिजीज कॉजिंग मटेरियल है उनको रिमूव करना है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को डिस्ट्रॉय करना है या ऑर्गेनिक मैटर को जलाना है, कंबस्ट करना है या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिमूव करना है, तो हम क्या करते हैं कि ये थर्मल ट्रीटमेंट देते हैं। थर्मल ट्रीटमेंट आप जनरली कह लें कि इसको जलाने वाला काम, ठीक है, हम उसकी कंबशन करते हैं या उसको जलाते हैं ताकि हम क्या कर सकें कि इसका वॉल्यूम भी कम हो सकती है और इन मटेरियल्स को जो वेस्ट है उसके अंदर से निकाल दिया जाए, ठीक है। द मोस्ट वाइडली अप्लाइड मीन्स ऑफ थर्मल ट्रीटमेंट ऑफ हैज़ार्डस वेस्ट इज इंसिनरेशन, ठीक है। जो हम मेन जो इसका थर्मल ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं वो इंसिनरेशन होती है। इंसिनरेशन का मतलब क्या है कि हाई टेम्परेचर के ऊपर किसी भी चीज़ को बर्न करना, ठीक है। बड़े बड़े चैम्बर्स होते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं हम कि हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल है उसको उसकी स्पेसिफिक अमाउंट ऐड करते हैं तो उसको बर्न करते हैं। उसके बाद क्या होगा, बहुत सी तो नाइट्रोजन गैस निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। मीन जो मोस्ट टॉक्सिक मटेरियल थे हजार्डस थे उनको हम लेस टॉक्सिक मटेरियल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और साथ साथ जो है एक तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, उसके अंदर से जो वोलेटाइल कंपोनेंट है वो रिमूव हो जाएंगे और जो दूसरे टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो भी उनकी बर्निंग हो जाएगी या उनको रिमूव हो जाएंगे। तो ये इंसिनरेशन का प्रोसेस जो है हमारे पास क्या आ जाता है, थर्मल ट्रीटमेंट के अंदर इंक्लूड होता है। Incineration utilizes high temperature and oxidizing atmosphere mean ऑक्सीजन की प्रेजेंस हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है या एयर की प्रेजेंस जो है, इसीलिए हमारे पास क्या होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एटमोसफेयर बनेंगे। एंड ऑफन टर्बुलेंट कंबशन कंडीशंस टू डिस्ट्रॉय द वेस्ट, के वहाँ पे टर्बुलेंट कंडीशंस होनी चाहिए कि वो वेस्ट जो है वो अच्छी तरह मिक्स होता रहे एयर के साथ, वो मूव करता रहे, ठीक है, ताकि हमारे पास वो सही तरह सारा मटेरियल जो है वो बर्न आउट हो, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिले ताकि उसकी बर्निंग सही हो। Method other than incineration that make use of high temperature to destroy or neutralize hazardous waste are discussed briefly at the end of this section। के इस सेक्शन के अंदर हम डिफरेंट मेथड भी यूज़ करेंगे कि कैसे हम जो है हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है यूटिलाइज कर सकते हैं और इस मेथड को यूटिलाइज करते हैं और वेस्ट मटेरियल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमारे पास इंसिनरेशन को देख लेते हैं। hazardous waste incineration will be defined here as a process that involves exposure of waste material to ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन एट हाई टेम्परेचर, के जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन दी जाए एट हाई टेम्परेचर के ऊपर, यूजली इन एक्सेस ऑफ 900 सेंटीग्रेड, कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर दिया है, 900 सेंटीग्रेड हम दे रहे हैं टेम्परेचर, तो वहाँ पे क्या होगा कि सारा का सारा क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। नॉर्मली द हीट रिक्वायर्ड फॉर द इंसिनरेशन कम्स फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिकली बाउंड कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेन इन द वेस्ट मटेरियल और इन द सप्लीमेंटल फ्यूल, कि हमारे पास जो इतनी हीट कहाँ से आती है, एक्चुअली हम स्टार्ट तो कर देते हैं कोई रिएक्शन, ठीक है, हम एक दफ़ा उसकी बर्निंग तो कर देते हैं, अब वो बर्निंग से जब वो हाइड्रोजन और कार्बन में प्रोड्यूस हो रहा होगा तो साथ साथ वो खुद भी तो हीट निकाल रहा है, तो वो जो जितनी हीट निकाल रहा होगा वही यूटिलाइज हो जाती है और जो है हमारे पास वेस्ट मटेरियल है उसकी बर्निंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ तो ये ऑटोमेटिकली फिर एक दफ़ा हम आग लगा देते हैं, इसको बर्निंग स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद वो खुद ब खुद ही जलती रहती है, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो यहाँ फिर हमने जो सप्लीमेंटल फ्यूल दिया था, गैस दे दी, गैस ऑन रखे तो हमारे पास क्या है कि वो बर्निंग होती रहेगी, ठीक है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि यहाँ तो सप्लीमेंटल फूड के ऊपर फ्यूल के ऊपर से ही आ जाएगी। यहाँ जो वेस्ट मटेरियल है उसके अंदर से जब कार्बन और हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो भी हमारे पास साथ साथ क्या है, हीट रिलीज होती है और जो है रिलीज होगी तो साथ साथ वो उसको फ्यूल के तौर पे भी प्रोवाइड करी होगी, ठीक है। जैसे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसके अंदर से कार्बन के है बर्निंग होगी, मीन ऑक्सीजन हम उसको प्रोवाइड करें तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और साथ हीट रिलीज होती है। इसी तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन है तो उसकी वाटर के ऑक्सीजन के साथ जब मिलेगा तो वाटर बनाएगा, तो जो हीट रिलीज करेगा तो वही हीट जो है उसकी बर्निंग के लिए यूटिलाइज हो जाएगी और 900 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। These reactions destroy organic matter and generate heat required for the endothermic reactions such as breaking of carbon chloride bond of organocolorine compounds।
कि यहाँ पे क्या है कि हम ऑर्गेनिक मैटर की डिस्ट्रॉय कर लेते हैं और साथ साथ जो है हीट जनरेट हो रही है। तो जो हीट जनरेट हो रही है उसकी वजह से क्या है कि जो ऐसे बॉन्ड है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे ब्रेक नहीं होते, वो हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है वो जाके ब्रेक हो जाएंगे। जैसे कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड हैं, उनको भी ब्रेक करने के लिए हमें इतनी एनर्जी मिल जाती है कि हम जो है इसको रिमूव कर सके। अब हम देखते हैं कि इंसिनरेबल जो वेस्ट है वो कितना वेस्ट हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है इसकी वजह से। तो हम ये देखते हैं कि इंसिनरेबल जो वेस्ट है इसको देखते हैं। आइडली इंसिनरेबल वेस्ट आर प्रीडोमिनेंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स दैट will burn with the heating value of at least 5000 BTU by LB और preferably over 8000 BTU by LB। तो हमारे पास जो है ये इतना जो है ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास जो है ऑर्गेनिक वेस्ट है जो कि बर्न हो सकता है। ठीक है, कि इनसिनरेबल जो वेस्ट का मतलब क्या है कि वो मटेरियल जो कि बर्न हो सकते हैं वो कितने होते हैं हमारे पास, कितने वो वेस्ट हैं और कितना हमारे पास जो है तो उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक वेस्ट है बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है जिसको हम बर्न कर सकते हैं। सच हीटिंग वैल्यूज आर लीडली attained with the waste having high content of most commonly incinerated waste organic substances including methanol, acetonitrile, toluene, ethanol, amyl acetate, acetone, xylene, methyl ethyl ketone, adipic acid एंड इथाइल एसीटेट। ठीक है, कि हमारे पास क्या है कि अब ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट था, ठीक है, हमें पता है कि हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर, जब जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा वो उतनी ज़्यादा उसकी हीटिंग वैल्यू होगी, मीन के उतनी ज़्यादा अमाउंट में हमें हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये कौन कौन से मटेरियल हो सकते हैं कि इसके अंदर, अब जिस मटेरियल के अंदर मिथेनॉल, एसीटोन वगैरह, एसीटोनाइट्राइल वगैरह होगा तो वो क्या है जल्दी बर्न आउट हो सकते हैं। आपको पता है कि ये हाईली फ्लेमेबल होते हैं, तो वहाँ से क्या है हमें हीटिंग वैल्यू भी जो है वो ज़्यादा मिलेगी उस ऑर्गेनिक वेस्ट के ऊपर से। इन सम केसेस हाउएवर इट इज़ डिज़ायरेबल टू इंसिनरेट वेस्ट दैट विल नॉट बर्न अलोन, कि कुछ समटाइम ऐसे होता है कि कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल भी होते हैं कि जो खुद बर्न नहीं हो सकते। ठीक है, खुद बर्न नहीं हो सकते, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम खुद से उनको फ्यूल प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो उनको जलाने के लिए हम खुद से फ्यूल दे रहे होते हैं कि जो ऐसे वेस्ट हैं जो कि खुद नहीं जल रहे। ठीक है, विच रिक्वायर्ड सप्लीमेंटल फ्यूल सच एज मीथेन और पेट्रोलियम लिक्विड वगैरह, की उनको हम जलाने के लिए क्या ऐसी गैस जिसे हम मीथेन कहते हैं या पेट्रोलियम लिक्विड वगैरह या पेट्रोल वगैरह हम इसके ऊपर फेंकते हैं ताकि वो जल सके, अदरवाइज वो जल नहीं सकते। एग्जाम्पल्स ऑफ सच वेस्ट और नॉन फ्लेमेबल ऑर्गेनोक्लोरीन वेस्ट। हमें पता है ऑर्गेनोक्लोरीन वेस्ट जो है उनको वो खुद से नहीं बर्न हो सकते। हमने पीछे भी देख लिया कि उनकी बर्निंग के लिए हमें हाई हीट रिक्वायर्ड होती है, हाई हीट रिक्वायर्ड होती है। तो जो है उसको करने के लिए जो है हम क्या कर सकते हैं, ये सप्लीमेंटल फ्यूल प्रोवाइड करते हैं ये भी, ताकि हमें हाई हीट अवेलेबल हो और वो हम उनकी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। Example of such waste are non-flammable organochlorine waste, some aqueous waste or soil in which the elimination of a particularly troublesome contaminant is worth the expense and trouble of incinerating it। कि ऐसी सॉइल जिसके अंदर हमारे पास जो है कंटेमिनेंट तो हैं, ठीक है, और वो जलने में जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, या एक्वस वेस्ट है या फिर हमारे पास ऑर्गेनो क्लोरीन वेस्ट है, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, खुद से फ्यूल प्रोवाइड करना पड़ता है। इन ऑर्गेनिक मैटर water and organic hetero element contents of liquid waste are important in determining their incinerability। कि इसी तरह हमारे पास जो इनऑर्गेनिक मैटर के अंदर वाटर है वो आ गया, या फिर हेट्रो एलिमेंट आ गया लिक्विड वेस्ट के अंदर,
तो वो भी हमारे पास जो है इजीली बर्न आउट नहीं हो सकते, तो वो भी उनके लिए भी हमें यार फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ वो इनसिनरेटेबल होते हैं कि यानी कि वो इतनी जल्दी से हमारे पास बर्न आउट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास hazardous waste fuel. Many industrial waste, including hazardous waste, are burned as hazardous waste fuel for energy recovering industries, furnace and boilers, and incinerator for the non-hazardous waste such as sewage sludge incinerator. हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक तो आ गया हैज़ार्डस वेस्ट, ठीक है, कि जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। उनको जलाने के लिए हम क्या करते हैं कि सम टाइम क्या है कि लेस हैज़ार्डस वेस्ट यूटिलाइज कर देते हैं, ठीक है, कि जो लेस हैज़ार्डस वेस्ट है उसकी हम बर्निंग करें, उसकी बर्निंग की वजह से क्या है जो हैज़ार्डस वेस्ट है वो भी बर्न हो, और बर्न होने की वजह से हमारे पास क्या है एनर्जी प्रोड्यूस हो। तो हम लोग ये क्या कर सकते हैं कि ये जो वेस्ट मटेरियल है इसी को यूटिलाइज कर लेते हैं एज अ फ्यूल, कि फ्यूल के तौर पे हमें एनर्जी ये प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। जैसे ही हम इनको जलाते हैं तो हमें क्या प्रोड्यूस होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ की फर्नेस के अंदर भी यही होता है कि जब जितना भी वेस्ट है हमारे पास हम इसको लेके उसकी बर्निंग करते हैं। उसकी बर्निंग से आपको पता है कि क्या हो सकता है कि गैस प्रोड्यूस हो सकती है, या हम जो है वाटर को बॉयल कर सकते हैं, या स्टीम इंजन चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उससे, यानी एनर्जी ले सकते हैं किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, उसको बर्न आउट या जहाँ भी हमें आग की ज़रूरत है, हीटिंग की ज़रूरत है, तो हम ये प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये भी काम होता है कि हैज़ार्डस वेस्ट ही जो है इसी को फ्यूल के तौर पे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। Many industrial waste, including hazardous waste, are burned as hazardous waste fuel for energy recovery, industrial furnace and boiling, and incinerator for the non-hazardous waste, such as sewage sludge incinerator। अब वहाँ के ऊपर भी ये यूज़ करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड को इंसिनरेशन के, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, को इंसिनरेशन कहते हैं, कि नॉन हैज़ार्डस वेस्ट के साथ साथ जो है हम उसकी वजह से हम क्या है साथ साथ हैज़ार्डस वेस्ट को भी बर्न कर लेते हैं, और साथ इसको हम एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। And more combustible waste are utilized by it than are burned solely for the purpose of waste destruction। इससे क्या होगा हमारे पास क्या है कि वेस्ट तो रिड्यूस हो रहा ही होगा, और यहाँ पे क्या है कि कंबस्टिबल जो वेस्ट है वो हमारे पास जो है फ्यूल बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, फ्यूल के तौर पे यूज़ हो सकता है, यानी हमने उसको एक मुफीद काम के लिए यूटिलाइज कर लिया वेस्ट मटेरियल को। In addition to heat recovery from the combustible waste, it is a major advantage to use an existing on-site facility for the waste disposal rather than a separate hazardous waste incinerator। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जिस इंडस्ट्री में वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, हम वहीं पे अगर इसको फ्यूल के तौर पे यूज़ कर लें तो हमें क्या होगा कि हमारे लिए ये फ़ायदा मंद है कि जहाँ पे ये प्रोड्यूस हुआ है हमने वहीं पे इसको यूटिलाइज भी कर लिया, इससे एनर्जी प्रोड्यूस कर ली। वरना क्या होता कि इसको यहाँ से इंडस्ट्री से उठा के लेके कहीं और जगह पे जाते हैं, वहाँ पे इंसिनरेशन जो चैम्बर्स होते हैं उनमें इनकी बर्निंग की जाती है, और वहाँ पे अगर बर्निंग करते तो क्या पता है कि कुछ जो है मटेरियल्स का जो है जिसको हमने एनर्जी की फॉर्म में यूज़ करें वो वैसे ही वेस्ट हो जाती, ठीक है। तो इसका ये हमें फ़ायदा क्या था कि हमने इससे क्या किया कि हमने इससे फ्यूल के तौर पे हैज़ार्डस वेस्ट को फ्यूल के तौर पे यूज़ कर लिया, जहाँ पे ये प्रोड्यूस हुआ है हमने वहीं पे ही इसको यूटिलाइज कर लिया, वहीं पे इससे फ़ायदा ले लिया, ताकि इससे हमारे पास जो है ट्रांसपोर्टेशन का भी बचत हुई, हमारे पास वेस्ट के जो है ज़ाया होने का भी नुकसान से भी बच गए, और वहाँ जो हमने अलहदा से एनर्जी यूटिलाइज करनी थी उससे भी हम लोग जो है वो बच गए। ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने केमिकल ट्रीटमेंट देखी, और साथ साथ हमने स्टार्ट किया कि इंसिनरेशन का प्रोसेस क्या होता है, मीन थर्मल ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं।